इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 13। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पॉज़िटिव कर रहे होंगे ताकि आप दूसरों की ज़िंदगी को मज़ीद मज़ीद बेहतर कर सकें और आप पार्ट प्ले कर सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो सलमान भाई पिछले चंद प्रोग्राम ने जो हमारे मामलात हैं जियोपॉलिटिक्स के हवाले से और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे, हमारे पड़ोसी मुल्क के जो मामलात हैं, वो तमाम तर चीज़ हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की। आपने कुछ प्रेडिक्शंस भी की उस हवाले से। अब क्योंकि जब से जो बाइडेन आए हैं अमेरिका में, उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हुई हैं। थोड़ा-सा फ़ोकस जो है वो अब अफ़गानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया है। एक नया ग्रेट गेम अफ़गानिस्तान में होने लगा है और जिसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो वर्ल्ड पावर्स को भी है। तो उस मुतालिक आज हम थोड़ी-सी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वहाँ से कि आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान को हम देखते हैं कि हिस्ट्री अगर उसकी देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री रही है, पूरी दुनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाम उसका एक छाया रहा है अफ़गानिस्तान का शुरू से ही। आप देख सकते हैं 9/11 के बाद से भी और अब तक भी और अभी फ़ौजी इनख़ला के मामलात हैं और लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है वेस्ट के लिए और यहाँ पर बहुत ईज़ी नहीं है चीज़ें उनके लिए। तो आप क्या देखते हैं आने वाले वक़्तों में क्या अब कोई नई नई चीज़ होने जा रही है अफ़गानिस्तान में? बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर से माज़रत ख़्वाह हैं, हम टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा हुए। हमने 3 बजे का वक़्त दिया था, तो वो एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, तो हम माज़रत ख़्वाह हैं सबसे पहले। अब आते हैं टॉपिक की तरफ अहमद। जैसा कि आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में जैसा कि हमें पता है कि एक नया ग्रेट गेम जो है, न्यू ग्रेट गेम, उसका स्टेज जो है वो सेट हो चुका है। और अगर आप पिछले 2 दिन की ही बात करें सिर्फ, ज़्यादा पीछे मत जाएँ, तो जो स्पेशल एन्वॉय हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, रशिया के, फॉर अफ़गानिस्तान, ज़मीर कोबलो, वो आके जनरल बाजवा से मिले हैं और अमेरिका के सेंटकॉम के जो कमांड हैं जनरल मैकेंजी, वो भी जनरल बाजवा से आके मिले हैं और दोनों का जो फ़ोकस था वो ये अफ़गानिस्तान पे था कि अब अफ़गानिस्तान का जो ये नया ग्रेट गेम है, जिस मराहिल में दाखिल हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और पाकिस्तान की अहमियत इंतहाई बढ़ चुकी है इस रीजन में, जो उसने रोल प्ले करा है चाहे 80s में हो या उसके बाद। तो आप सिर्फ 2 दिन की ही पीछे देख लें मामला और इमरान खान की मुलाकात हुई है जो अफ़गानिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उनके साथ, तालिबान के साथ जो एसोसिएटेड है। तो ये 2-3 दिन में अगर आप देख लें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खलबली मची हुई है इस पूरे रीजन में और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 80s में जो हुआ, थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए। 80s में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया का पैसा यूज़ हुआ और अमेरिका की ट्रेनिंग और असला और सब कुछ यूज़ हुआ और पैसा भी। उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए सोवियत यूनियन को रिस्ट्रिक्ट किया अफ़गानिस्तान में और यूनियन कोलैप्स कर गया। 79 में ये लोग एंटर हुए हैं और 89 में ये लोग गए हैं। जब गए हैं तो सोवियत यूनियन टूट गया था। ये इन्होंने कैसे किया? यहाँ पे मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहाँ जाते थे, लड़ते थे अफ़गान मुजाहिदीन के साथ मिलकर और इस तरीके से वो एक 10 साल के अंदर जो है, वो इकोनॉमिक तौर पर भी वो तबाह हो चुका था सोवियत यूनियन उस ज़माने का और उनको इतना टफ टाइम दिया गया क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं, लड़ाई के हवाले से भी अगर आप बात कर लें तो वो इतने आसान नहीं है जितने आम दुनिया में और रीजन्स के हैं। पहाड़ी इलाका है, डिफ़िकल्ट है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है नहीं, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। आप कोई इस तरह नहीं है कि आप कोई बने बनाए शहर में आप जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हो आप जाएं और रोनते हुए निकल जाएं, इस तरह का मामला नहीं है वहाँ पे। तो जो भी हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी एम्पायर्स एंटर हुई हैं अफगानिस्तान में, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, और चाहे अमेरिका को भी अभी जो अगर आप देखेंगे 19 साल हो गए, तो उनका क्या हाल है आपके सामने है सबके, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अफगानिस्तान में एंटर होते हैं उस वो तो बहुत आसान होता है कि आप एंटर हो रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जिट होते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं होते और आप बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। यही हिस्ट्री का लेसन है। अगर अमेरिका पहले ही ले लेता ये हिस्ट्री का लेसन सोवियत यूनियन से और ब्रिटिश से, तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हमने इसका बैकग्राउंड भी कई दफ़ा आपको बताया है कि अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनको वेपन बेचने हैं, वहाँ पर एक लॉबी है जो हावी है अमेरिकन गवर्नमेंट पर, वहाँ की एक डीप स्टेट है, ये सब एक साथ जो है इंटरमिंगल होकर जब वो प्ले करते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशंस बनती हुई नजर आती हैं दुनिया में। पाकिस्तान का किरदार इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे क्योंकि 80s में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर जो है सोवियत यूनियन को रिस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान में, क्योंकि वो गर्म पानी तक आना चाहते थे। तो वो अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, तो उसके बाद वो ईरान तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनसे उनके बहरहाल अच्छे ताल्लुकात थे। तो अगला पड़ाव पड़ता ही पाकिस्तान था, यानी उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ आना था और ये गर्म पानी की तरफ जाना था, मतलब ये जो हमारा अरेबियन सी है, जो आप बलूचिस्तान कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अपने भी फेवर में था कि उसको रिस्ट्रिक्ट करें अफगानिस्तान में, और वहाँ पर जो है हमारे और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज कर गए थे। तो हमने साथ दिया और सोवियत यूनियन को वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया और वो ब्रेक हो गया। अब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने जा रही है हमारे। अब रशिया जो कि प्रेजेंट इन रशिया है, जो पहले सोवियत यूनियन था अब वो प्रेजेंट डे रशिया है आज का, वो बाकायदा पाकिस्तान को भी पुश कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ड्रिवन किया हुआ जो अफगान पीस प्रोसेस है उसकी भी पूरी तरीके से हिमायत कर रहा है और वो चाहता है कि अमेरिका इस रीजन से चला जाए। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब वो मिलकर वो तमाम फोर्सेज, और चाइना को भी आप ऐड कर लें इस इक्वेशन में, क्योंकि चाइना जो है वो आपको पता है और तरीके की लॉजिस्टिक्स और उधर की मदद दे रहा है। ये सब मिलके अब चाह रहे हैं रीजनल कंट्रीज कि अमेरिका यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधे और चला जाए। हमने आपको बाइडेन के इलेक्शन के जो हमारी जो प्रोग्राम्स थे उनमें हमने ये बात कही थी आपको कि आप मत समझें कि बाइडेन आके ये चीज़ को रोक देगा, बल्कि आप देखेंगे कि जंग प्राइवेटाइज होगी या और बढ़ावा मिलेगा इसको। लेकिन अब चूंकि प्रीएम्प्ट किया है रीजनल फोर्सेस ने, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ये अब चाह रहे हैं कि इससे पहले कि यहाँ पर जो है वो जंग जो है वो इंटेंसिफाइड हो और मजीद मलेशिया वहाँ से ब्लैक वाटर या इस तरह के जो एलिमेंट्स ला के बैठे हैं और मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो, पहले ही कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली जाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुई है वो कितनी ज़्यादा है आपको अंदाज़ा है। और पाकिस्तान ने, देखिए एक बात मैं आपको बताया, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जब अमेरिका की जो बाइडेन और उससे पहले जो ओबामा की लेगेसी थी वो ये थी कि आपको अपने करीब रखते थे और आपको नुकसान वो अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं जब आपके करीब रहेंगे। अगर आप डिस्टेंस हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा यार ये मेरा एनिमी है, तो आप तो उससे बहुत कॉशियस होंगे, तो आपको इतनी आराम से वो डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है, और खास तौर पे अगर आप अलायंस बना लें रशिया से, आसान नहीं है कि आपको आगे कोई जो है वो नुकसान पहुंचा के चला जाए। उनकी पॉलिसी ये थी कि आपको करीब रखें, थोड़ा दोस्ती का झांसा दें और उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाएं। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया देख लें एबटाबाद में जो हुआ, आप जो सलाला पे जो नेटो फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर से आपकी पूरी जो चौकी उड़ा दी और आपके फौजियों को मारा था बिल्कुल बॉर्डर पे, सलाला में बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। ये आप देखें ये पॉसिबल ही नहीं है आजकल के सर्कमस्टांसिस में, इसलिए कि अब आप डिफरेंट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ निगोसिएशन टेबल पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसिस में बढ़ा दी है। फॉरेन पॉलिसी पिछली दफ़ा हमने पिछले 2 प्रोग्राम में बात की, फॉरेन पॉलिसी सम वॉट हमारी कामयाब हो रही है। उसकी वजह हमारा एफर्ट्स कम है और जो हमारे रीजन में जो सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं वो ज़्यादा है, यानी हमारी अपनी एफर्ट्स कम है और जो हालात बन रहे हैं वो हमारे लिए साजगार बन रहे हैं जिसे कहते हैं। तो ये मामला है। तो अब ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान अब रशिया और चाइना की मदद से जो है वो अमेरिका को इस रीजन से निकालने की दर पे है, और वो उन्होंने ये बोल दिया है और हम अक्सर प्रोग्रामों में कह भी चुके हैं बात कि जो यूएस एग्जिट है इज ए प्री रिक्विजिट फॉर पीस इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में अमन जब भी आएगा जब यूएस एग्जिट, ये शर्त है, ये प्री रिक्विजिट है। और जैसे ही अमेरिका जाएगा तो आपको जो इंडियन एलिमेंट बैठा हुआ नजर आ रहा है वो भी रुखसत हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई शेल्टर नहीं मिला करेगा फिर जाके अफगानिस्तान में अमन आएगा। और अफगान तालिबान जो वहाँ के, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की तो मेजॉरिटी अवाम जो है वो 60 से 70% हिस्से पे तो वैसे ही अफगान तालिबान है।
तो आप कितनी हिपोक्रेसी की बात करते हैं जो वेस्टर्न मीडिया में बात होती है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप उनको फेयर फेयर इलेक्शन कर दें, आप हट जाएं, अपनी फोर्सेस हटा लें आप, और आप इलेक्शन करवा दें अफगानिस्तान में, देखिएगा आप तालिबान जीत जाएंगे। फिर आप मानेंगे उनकी गवर्नमेंट को? फिर तो आप जमहूरियत को नहीं मानेंगे। जमहूरियत में यही होता है ना कि मेजोरिटी जिसको पसंद करे उसको लाने दें आप। तो ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, हमेशा से है, आपको पता है। वो अपने सेल्फ सेलेक्टिव जो है वो चेरी पिकिंग पे वो बिलीव करते हैं, अपनी मतलब की चीज़ उठाते हैं, और आपकी चीज़ जब भी आप डेवलप करने पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वो जब फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करते हैं, जब चाइना ने फ्री एंड फेयर ट्रेड में उनको बिल्कुल मात दे दी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब प्रोटेक्शनिज्म में जाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। पहले वो बात करते थे फ्री ट्रेड, खोल दो बॉर्डर्स, जिसको जो बेचना है बेचो, जिसको जो खरीदना है खरीदो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, याद है आपको? पहले ये गैट के नाम से था, फिर वो WTO बन गया जी 90s बिल्कुल। में। उसके बाद जब चाइना को मात दे दी, इतना उसने गुड्स एंड सर्विसेज बेची, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज बेची कि आप देखें अमेरिकन मार्केट में, कनाडा, आप नॉर्थ अमेरिका चले जाएं, आपको हर दूसरी चीज चाइनीज प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि वो उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल से काम लिया, उनकी कॉस्ट श्रिंक हुई। वहाँ पे लेबर बहुत था, लेबर इंटेंसिव इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, और उन्होंने कॉस्ट कम करके पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, मार्केट को। अब आपको याद आया कि प्रोटेक्ट करना है। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्रेड वॉर शुरू करी, वो इसी का शाखसाना थी, आपको पता है। तो उन्होंने बोला नहीं यार, प्रोटेक्ट करो हमारी इंडस्ट्री को, प्रोटेक्ट करो चाइनीज को। तो जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड देते ही नहीं है, पहले ये काम करते हैं, जब आप उनको उसी रूल बुक के तहत जो है वो हरा देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अब हम रूल बदलेंगे। ठीक है ना, आपको पता है वो रूल बदलेंगे। आपको याद हो फुटबॉल में क्या होता था? मैं आपको एक मिसाल दूं बड़ी मजे की। फुटबॉल में क्या होता था पहले? फुटबॉल में जो लॉन्ग पास होता था वो अलाउ नहीं होता था, बहुत पहले की बात है। ठीक है ना। तो उन्होंने लगा कि ये जो साउथ अमेरिकन नेशन है, ब्राजील है खास तौर पे, और ये जो पुर्तगाल और जो वेस्टर्न यूरोप की कुछ कुछ कंट्री हैं, खास तौर पे साउथ अमेरिका, ब्राजील हो गया, ये नीचे नीचे पासेस से खेलते थे और जबरदस्त थे, तो यूरोपियन इनको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने लॉन्ग पास ईजाद किया ना, रूल अलाउ कर दिया कि भाई दूर से पास दे दो फुटबॉल में, और वहां से लेके बंदा जाए और गोल कर दे। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा से, आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट को आप बहुत अच्छा तरीके से देखते हैं। जहां ये देखते हैं, आप देखें, स्विंग की बात करी, जब हमारे लोग स्विंग में बहुत अच्छे हो गए, रिवर्स स्विंग में उन्होंने बॉल टेम्परिंग पे चले गए कि भाई तुम बॉल टेम्परिंग कर रहे हो तो स्विंग, मतलब जहां आप इन्हीं के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक रहते हुए इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, ये फौरन पीछे जाके रूल बदल देते हैं। ये आप नोट कर लें, चाहे खेल की बात हो, चाहे मईशत की बात हो, चाहे सियासत की बात हो, है ना, ऐसी ही बात है ना। बिल्कुल ऐसी जी। जब मैं आप बोल रहा हूँ अफगानिस्तान में आप इलेक्शन करा दें, तालिबान आ जाएंगे, आप मानोगे जमहूरियत को? नहीं मानेंगे लोग। हालांकि जमहूरियत है, मेजोरिटी ने वोट दिया, नहीं मानेंगे आपको। तो ये आप गेम की बात करें, सियासत की बात करें, मईशत की बात करें, ये सब चाइना ने इनको, देखो मईशत में तो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, केस स्टडी आप देख लें, मात दे दी इनको। तो अब इनको ख्याल आया कि प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शनिज्म पे जाना है। एक्सक्यूज मी। तो ये इनका मामला है, इस तरीके से आपको इनको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो अहमियत है वो निहायत बढ़ चुकी है रीजन में। पाकिस्तान को इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी टर्म्स नेगोशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान, यूएस ने अपने आप को डिस्टेंस तो किया, पाकिस्तान को असला देना बंद कर दिया, ये दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था जब आप डिस्टेंस होते हो ना, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस नहीं रहता अगले बंदे पे। ठीक है ना, ये बात वो भूल गए। उन्होंने, वो दूर तो हो गए, असला देना बंद कर दिया, हम F-16 हमारे अपग्रेड नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब आप जब दूर हुए हो तो हम, आपने हमें पुश किया है कि चाइनीज और रशियन कैंप में जाने पे। अब हम जा रहे हैं जब, तो अब आपका हब सेंटकॉम के जो वो है जनरल, वो बैठे हुए थे वहां पे, और वो कह रहे थे, उनकी स्टेटमेंट देखें आप, जो सेंटकॉम ने दी है, कि हम चाह रहे हैं कि दोबारा से नए जो है नए मौके ढूंढे जाएं कॉपरेशन के, और इस तरह की जब स्टेटमेंट आते हैं, आप समझ जाएं कि कोई बात बन नहीं रही है, दाल गल नहीं रही है। तो चूंकि पाकिस्तान को पता लग गया है कि उसके पास अल्टरनेटिव मौजूद है चाइना के तौर पे, और रशिया से बढ़ती हुई, अभी जो आप अमन 2021 की जो बात की हमने, रशियन फ्लीट आया है पहली, तो इनको ये सब नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान तेजी से रशिया की तरफ जा रहा है। अगर जी सलमान भाई, आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। इन द मीन टाइम, जितनी देर में सलमान भाई हमसे वापस ज्वाइन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी ले सकें। अगर आप लोगों को कोई ऐसी सजेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप बताना चाहें हमारे प्रोग्राम के हवाले से, वो आप ज़रूर बता सकते हैं। और आज क्योंकि एपिसोड नंबर 13 है, 13 एपिसोड्स हो चुकी हैं, हम हर हफ्ते जो है एक नई एपिसोड लेकर आते हैं।
पूरी रिसर्च करने के बाद और जिन टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ ये कि हम डेवलपमेंट उससे रिलेटेड जो भी है उसके मुतालिक आपसे बात कर सकें, बल्कि इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम आपको जो हमारे माशरती मामलात हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर आपको बता सकें कि क्या मामला चल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पे क्या होगा। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हम उन तमाम तर टॉपिक्स को भी छेड़ेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर यूजुअली जो है वो बात नहीं की जाती है हमारे माशरे में, और हम आपकी तवज्जो उस जानिब जो है वो दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम दोबारा रब्ता बहाल कर सकें सलमान भाई से, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ टेक्निकी मामला जो हैं वो होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जी सलमान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक अभी तक रब्ता बहाल नहीं हो सका है। लास्ट प्रोग्राम में हमने जो है वो बात की थी अमन 2021 की, जो हमारी एक मश्क एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान नेवी की जानिब से स्टार्ट की गई थी, तो उसी का ही हवाला दे रहे थे सलमान भाई अभी कि 45 ममालिक की जो नेवी है वो आई थी हमारे साथ और उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज की थी, और उसके अंदर भी रशिया, आपने देखा कि रशिया अपना पूरा फ्लीट लेकर आया था। तो फर्दर क्या आगे कहना चाह रहे थे सलमान भाई, हम जानने की कोशिश करते हैं। जी सलमान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि अमन 2021 में जो ये फिर इससे बड़े लोगों के जो है वो कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान जो तेज़ी से रशिया के साथ कॉपरेशन कर रहा है, ख़ास तौर पे डिफेंस के मामलात में। तो ये रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे इंडिया को और यूएस को भी अगर आप बात करें तो इनको खलबली मच गई है कि अब पाकिस्तान जा रहा है और हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से वो निकलता चला जा रहा है। तो वो तो होगा जब आप नहीं देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि हम आपको कोई चीज़ भी ना दें, हम आपको कोई फेवर भी ना दें और हम आपको करीब भी रखें, तो ये तो हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो मैं सीधा सा आपको केस बता रहा हूँ, पाकिस्तान को इन्होंने पुश किया है टुवर्ड्स, शायद पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान रिलक्टेंट था। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि आपके आर्म फोर्सेस में कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपके फॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं, आपके सियासत में मौजूद हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, आपकी हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे और पैसे सब अमेरिका में रखे हुए हैं और वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं। तो वो वो रिलक्टेंट है कि वो अमेरिकन कैंप से जल्दी से ना निकलें, लेकिन अब आप सर्कमस्टांसेस पुश करेंगे तो स्टेट को तो जाना पड़ेगा। तो आप ये बात समझें, जो पाकिस्तान की स्पीड स्लो है ना उस कैंप में जाने की वजह से, उसकी वजह ये है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में लोग बैठे हुए हैं, उनके जो स्टेक्स हैं वो अमेरिका में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पैसे वहाँ रखे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको जाके वहाँ पे बसना है। तो इस तरह के अब आपको इस तरह की छांटी करनी पड़ेगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि कब तक आप इस तरीके से मामला चलाएंगे। और जब डुअल सिटीजनशिप की भी बात होती है ना कि डुअल सिटीजन को यहाँ पे वो दे दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बनने का या मिनिस्टर बनने का हक दे दिया जाए, तो आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। जज्बाती बात तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप 10 दफ़ा सोचें कि उनकी जो अपनी लॉयल्टीज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी हैं, क्योंकि वो जब वो पासपोर्ट उनको इशू होता है तो वो कहते हैं कि हम लॉयल रहेंगे आपसे, वहाँ पर भी साइन करते हैं कि हम लॉयल रहेंगे उस कंट्री से। तो समझ में नहीं आता है मामला कि वो यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान में आके खिदमत करनी है तो आप सरेंडर कर दें वहाँ का पासपोर्ट। इसमें बिग डील क्या है? आप एमपीए एमएनए की सीट आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ कोई छोटी मोटी सीट तो नहीं मिल रही आपको, तो आप सरेंडर करें। हाँ, वोटिंग राइट होना चाहिए आपको, बिल्कुल वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन जब बात है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में आपको बिठा दिया जाए और आप वहाँ का पासपोर्ट भी सरेंडर करने के लिए रेडी ना हो, तो ये तो मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ही कोई सुसाइडल प्लान है, अगर किसी ने बनाना है तो। ठीक है, सामने नजर आ रहा है ना, मतलब मैं एक बंदा उसने वहां पर भी साइन किया हुआ है, वहां की लॉयल्टी पे, वहां की कंट्री से भी लॉयल रहूंगा मैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फॉर एग्जाम्पल किसी ने अमेरिका का भी पासपोर्ट लिया हुआ है और वो यहाँ आके बोले कि भाई मैं जो है ना आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ूंगा और डिसीजन मेकिंग में शरीक रहूंगा, तो आप कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं? या तो वो सरेंडर करे, इतना तो जर्फ रखे, सरेंडर करे। और ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आपको पाकिस्तान की इतनी खिदमत करने की शौक है और आपको पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो आप आए बाकायदा, सरेंडर करके आए, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो दो कश्तियों में सवार रहें, और वो दो कश्तियों वाले वही लोग हैं जिनको ये यकीन नहीं है कि पाकिस्तान ने ऊपर उठना है। ये बात आप याद रख लें अमर, ये दो कश्तियों के शरीक वो लोग हैं जिसको रिलाय है, जिसको ये यकीन है कि पाकिस्तान ने ऊपर जाना है, वो वहां की कश्ती छोड़ के यहाँ बन के चले गए और फिर वहां अमरीका में चले गए। आपके बहुत सारे जर्नल ऐसे वहीं रहते हैं, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, पूरा उनकी स्टेक्स वही हैं, तो आप कैसे उन पर रिलाई कर सकते हैं? अगर आप जब छांटी शुरू करेंगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े नाम नजर आएंगे
कि जो इन्वॉल्व थे इधर उधर, ठीक है। प्रिसाइजली क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ है हमारा। अच्छा, सलमान भाई जाने से पहले, आगे जाने से पहले एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, वो ये कि क्योंकि देखें आप पाकिस्तान, अब आपने जैसे ही कहा कि चाइना और जो रशिया है वो कैंप ज्वाइन करने की कोशिश अब उसी तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को पुश किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को उस तरफ जाने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ काउंटर मेजरमेंट्स अपनाने की कोशिश करेगा, या फिर वो पाकिस्तान को इजीली जाने देगा? देखिए वो कोशिश तो करेगा। मैंने बताया आपको, बाइडेन और जो ओबामा की जो लेगेसी है वो यही है कि करीब रखो एनिमी को। वो जो सन तजू की मैंने आपको किताब का हवाला भी दिया था, द आर्ट ऑफ वॉर, जी बिल्कुल। वो यही कहता है ना कि एनिमीज को जो है वो और ज्यादा करीब रखो। दोस्त को तो करीब रखो ही रखो, और दुश्मन को और ज्यादा करीब रखो। तो उनकी पॉलिसी तो वही है, वो करीब रखना चाहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर वो करीब रखते हैं तो उनको कोई फेवर देनी पड़ेगी, आप वो पकड़ें। ज़िया-उल-हक साहब ने यही किया था। ज़िया-उल-हक साहब ने उनसे स्टेट ऑफ द आर्ट जितना असला था वो ले लिया था अफगान वॉर की मद में, ठीक है। और आपको पता है फायदा लिया, सोवियत यूनियन को भी हराया और उसके बाद वो असला भी रख लिया और पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्रेंथन कर दिया। तो अब ये यहाँ आपको स्मार्टली प्ले करना है। उनसे लेना भी है आपने, फेवर भी लेना है, लेकिन उनको वो नहीं देना। वो फिर से मांगेंगे आपसे, बेसिस मांगेंगे वो फिर से बोलेंगे एक्सक्यूज मी, फिर से बोलेंगे कि नेटो सप्लाईज यहाँ से जाने दें कराची पोर्ट से, ये आपने नहीं करने देना, क्योंकि अब अफगान तालिबान बहुत गुस्से हो जाएंगे अगर आप ये करेंगे तो अब आपको जरा बैलेंस रखना है। आपने चीजें लेनी भी है उनसे, फेवर भी लेना है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे लेना है कि कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपकी स्टेट सॉवरेनिटी पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो आपकी स्टेट सही। सॉवरेनिटी आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं वो मत कीजिएगा आपके, और आप सॉवरन रहे जो आप। तो आपको लेना है फेवर, और इस तरीके से आपने अब निगोशिएट करना है कि उनसे चीज़ें भी, टेक्नोलॉजी भी लेनी है, ये भी लेना है, और उनको देना उतना ही है जितना कि एक मिनिमम, बेर मिनिमम आप दे सकते हैं। ये तरीका है वे फॉरवर्ड। सही। ठीक है सलमान भाई, बिल्कुल सही आपने कहा। मूविंग अहेड, क्योंकि टाइम का हमारे पास वैसे कम है, और कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी कवर कर सकें। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है पोल्यूशन के हवाले से। और पोल्यूशन आप जानते ही हैं सलमान भाई, एक बहुत बड़ा एक जैसे समझ लें कि एक मसला है हमारी ह्यूमन हेल्थ के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं पोल्यूशन की वजह से, और पोल्यूशन की वजह से बहुत मसले हो रहे हैं। कराची जो है स्पेसिफिकली बात की जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहर कराची से हम रहते हैं वहीं पे, तो हम उसी के शहरी हैं। तो पाकिस्तान में कराची का जो शहर है वो पहले या दूसरे नंबर पर आता है पोल्यूशन के हवाले से। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एक सिटी है। तो इसकी वजह क्या है? जो कार्बन इमिशन है और जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमारे इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा मनफी असर रख रही है। तो उस मुताबिक थोड़ी सी बात कीजिएगा कि हम ये एक्चुअली मसला है क्या, और इसको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारी जो आम जो एक आबादी है, जो आम लोग हैं, वो उसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने में। जी। देखिए मसला तो बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि आप कराची और लाहौर की बात करें तो ये टॉप 10 शहरों में आते हैं जो हाईली पॉल्यूटेड है। मतलब उसमें इंडिया के भी कुछ शहर हैं और बांग्लादेश के भी, यानी साउथ एशिया टॉप करता है इसमें, ठीक है ना। जो एयर क्वालिटी की इंडेक्स है उसमें आप टॉप 10 में आते हैं, लाहौर भी और कराची भी, दिल्ली के साथ। अच्छा, अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके यहाँ जो मसला हुआ है ना, ओवर द ईयर डिफॉरेस्टेशन हुई है आपके यहाँ जो कार्बन इमिशन हुई है, ग्रीन हाउसेज गैसेस का जो मामला हुआ है, जो इमिशन हुई है, और आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और शहरों को कंक्रीट का जंगल बना दिया, दरख्त नाम की चीज़ नहीं है। मैं कुछ अरसे पहले कंपेयर कर रहा था कराची को मुख्तलिफ शहरों से। तो अगर आप जाके मैप देखें, किसी भी शहर का स्टैंडर्ड शहर उठा लें, फॉर एग्जांपल अगर आप उठा लें लंदन को, आप उठा लें न्यूयॉर्क को, और इस तरह के, या कैलिफोर्निया को, और आप ज़रा कंपेयर करें, बर्ड्स आई व्यू लें, दोनों को रखें सामने, गूगल मैप पे या गूगल अर्थ पे सामने रखें, और आप देखें तो आपको दरख्त नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। ग्रीन कलर आपको नज़र ही नहीं आएगा कराची शहर में, डॉट बस मिलेगा आपको। और बर्ड, बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू लें, आपको नजर आ जाएगा। सिर्फ आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ग्रीन कलर देखें दोनों जगह की हाल है। मैं कंपेयर कर रहा था। तो मसला ये है, आपने कंक्रीट जंगल बना दिए, आपने रियल एस्टेट मैनिया क्रिएट कर दिए है। हर बंदा जो है वो जहाँ खाली जगह देखता है वो प्लॉट खड़ा कर देता है और पोर्शन बना लेता है, वो बेचना शुरू कर देता है। हर चीज को कमर्शियल करते 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 आपने देखा ही नहीं कि आपके इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है। आपने पूरे पूरे शहर जो है वो कंक्रीट के जंगल बना दिए। दरख्त नाम की चीज नहीं है, पार्क नाम की चीज नहीं है, दरख्त है ही नहीं, और बहुत प्रॉब्लम है।
अब देखिए, मैं आपको थोड़ा एक स्टैंडर्ड बता दूं। जो टोटल आपका लैंड होता है ना, लैंड एरिया जो होता है किसी भी कंट्री का, उसका तकरीबन 25 से 33% तक फॉरेस्ट होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, होना चाहिए आइडियली। किसी भी कंट्री का जो टोटल एरिया होता है उसका वो 25 से 33% तक उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए। हमारा जो वो ये परसेंटेज है वो हार्डली 5% तक पहुंचता है। अब आप अंदाजा लगाओ कितना पीछे है। एक बात, इस गवर्नमेंट ने इकदाम किए, जैसे कि हमने बात करी कि उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी वाला प्रोजेक्ट लगाया। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उसको मेच्योर होने में 5-10 साल लगेंगे। दरख्त इतनी आराम से तो नहीं जो है वो ग्रो अप हो जाता, वो सारा वो भी टाइम लगेगा। लेकिन हम इतना पीछे हैं, 5% मैंने बात की। और जो मजीद भी है वो टिम्बर माफिया है, वो काट कूट के ले जाता है। हमें जो है वो अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, यानी जो अर्बन एरियाज में हमें ज़रा सा जगह मिले हम उससे फ़ौरन पार्क बना दें और वहाँ पे दरख्त लगा दें और वहाँ का इकोसिस्टम बेहतर करें। चाहिए जाएगी वहाँ पर प्लॉटिंग करके एक और नई सोसाइटी बना के और वो बना दें। गवर्नमेंट को जितने भी अब एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, कम से कम उनको अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिल फॉर। और ये काम जो है वो 2 से 3 साल में किया जा सकता है। ये कोई इतना कोई बड़ी डील नहीं है। घास लगाना और दरख्त लगाना कितनी बड़ी चीज़ है। जब ग्रो होगा और उसके आप निगहदाश्त करें, वो अपने टाइम से ग्रो होगा, लेकिन आप ये काम तो करें। दूसरी बात, जैसे छांगा मांगा मॉडल जो है, जैसे छांगा मांगा में आपने आर्टिफिशियल जंगल बनाया, लाहौर कस के पास जो बनाया, वो तकरीबन 5,000 हेक्टेयर पर आपने एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट खड़ा किया हुआ है। ठीक है, उस तरह के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आप सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केबीके में मजीद लगा सकते हैं। वो क्या काम करेंगे, वो आपका पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, आपका वाइल्ड लाइफ भी प्रिजर्व होगा वहाँ पे, आपका इकोसिस्टम तो बेहतर होगा ही होगा, जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की फरावानी होगी, और वो आपसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिजा में, वो फिर वो जो है वो ऑब्जर्व करेगा, तो वहां से ऑब्जर्व करेगा। तो बहुत मल्टीपल आपको फायदे होने वाले हैं उसके। मैंने आपको जैसे छांगा मांगा वाला बताया कि जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया आपने, वो 5,000 हेक्टेयर पे है तकरीबन। इस तरह के आप बहुत जगह पड़ी हुई है सिंध में, बहुत जगह पड़ी हुई है बलूचिस्तान। और एक और फायदा होगा, वो जो आपका पानी दरिया सिंध का, अक्सर मैं जब दरिया सिंध पे जाके खड़ा होता हूँ जामशोरों के पास, अक्सर जब भी जाना होता है वहाँ पे हैदराबाद की तरफ, तो मुझे ये एहसास होता है कि ये पानी अब जो यहाँ से पास होके जा रहा है जामशोरों से, अब ये जा रहा है गिरने के लिए समंदर में आगे। और आपको हैरानगी होगी कि कितना चौड़ा पार्ट है वहाँ पे दरिया का, जामशोरों के पास, और वो पानी वहां से कंटिन्यू जा रहा है और वो जाया हो रहा है सी वाटर में मिल के। जाहिर सी बात है वो सी वाटर सॉल्टी वाटर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां से आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं इन अर्बन फॉरेस्ट को, और इन जो ये जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है जो आपके, उनको आप ग्रीन करने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। इसराइल जो है वो समंदर का पानी जो है वो फिल्टर करके लाके ग्रीनरी फैला रहा है। वो सी ऑफ गैलिली को यूज कर रहा है, ठीक है, वो सारे डेड सी को वो यूज कर रहा है, उसको फिल्टर करके लाके वो अपना ग्रीन एरिया बना रहा है। उनके पास कोई दरिया नहीं है इस तरह का, लेकिन हमारे पास अल्लाह मियां ने इतना बड़ा जबरदस्त दरिया दिया है। दरिया से पहले भी बोला था, आप वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं। जी। सलमान भाई से आई थिंक राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। पोल्यूशन के हवाले से वो बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि जो कराची और लाहौर जो है वो टॉप 10 सिटीज़ में आते हैं जिनका पोल्यूशन और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो मेजर्स हम अपना सकते हैं वो ये अपना सकते हैं कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। हम जहाँ पर हमें खाली जगह दिखे वहाँ पर हम जो है वो अर्बन फॉरेस्ट के मामला को सही खड़ा कर सकते हैं। और प्राइवेट कैपेसिटी में तो ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होगा। हमें जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है कि फॉरेस्ट जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके ऊपर काम किया जाए और कोशिश की जाए कि जितने ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर काम किया जा सके वो करें। और साथ-साथ जो हमारी आवाम है उनको भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा दरख्त उगा सकें उगाएँ। क्योंकि जैसा कि सलमान भाई ने मेंशन किया कि हमारे यहाँ कराची में स्पेसिफ़िकली अगर बात की जाए कि जो कंक्रीट का जो है वो जंगल बन चुका है, रादर देन जो अर्बन फॉरेस्ट है वो बनना चाहिए था। कराची के अंदर जो ग्रीनरी है उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है। आप देखें तो बिल्कुल हर जगह जो है वो मकानात और सीमेंट, ऐसा लगता है कि सीमेंट का जंगल है और कंक्रीट जो है वो हर जगह पर है मौजूद। तो उसके ज़ाहिर है एक नताइज आपके सामने ही है कि कितना ज़्यादा मामलात ख़राब हुए हुए हैं। जी सलमान भाई। जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बार बार माजरत करनी पड़ रही क्योंकि हालाई तो मसाई भी ऐसी हैं यहाँ पे लेकिन ये बहरहाल,
इसी में से कौमें निकलती हैं और इसी में से कौमें जो है वो निकल कर जो है वो राइज करती हैं। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये सारा सब कुछ करने की ज़रूरत है। अर्बन फॉरेस्ट बनाएं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएं, अपना इकोसिस्टम इंप्रूव करें, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करें। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ये हुकूमतों के करने का काम है। देखें, ये जो हम ऑप्टिक्स पे चले जाते हैं ना, कि हम एक कैंपेन चलाते हैं और कहते हैं, कैंपेन चला के बोलते हैं भाई बिलियन ट्री सुनामी, ये इनफ नहीं है। आपको हर जगह जहाँ पॉसिबिलिटी है आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम मैं आपको बताया, रियल एस्टेट में नहीं आया पाकिस्तान में, जहाँ आप देखते हैं जरा सा प्लॉट है वहाँ पे चाइना कटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वहाँ पे प्लॉट पे। और कराची जैसा शहर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये इन्वाइट करूंगा कि आप जाएं गूगल अर्थ पे, गूगल मैप पे आप कंपेयर करें उसका जो सैटेलाइट व्यू लें और कंपेयर करें किसी भी शहर से, और आपको पता लग जाएगा कि ग्रीन जो स्पॉट है वो कराची शहर में कहाँ आपको शाजर नाते देखने को मिलता है। वो ग्रीन स्पॉट जो है वो बेसिकली ग्रीनरी को जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं, हार्डली आपको मिलेगा। और दुनिया के दूसरे शहर देखें आप, जिनकी आबादी आधी है कराची से, और वहाँ की ग्रीनरी और वो देखें। इसी तरीके का हाल, लाहौर का हाल थोड़ा हमारे से कंपेरेटिवली बेहतर है, लेकिन बाकी भी आप सिटीज़ देखें वहाँ का भी बुरा हाल है। आपको ये इकोसिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। हमने बताया आपको 5% के करीब है टोटल लैंड एरिया का, कम से कम इसको आपको 15% तो करें आप, 15 से 20% तो लाएं, ताकि कोई रीजनेबल तो चीज़ बने। आपके पिकनिक स्पॉट्स मैंने आपको बताया बढ़ जाएंगे, आपकी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व होगी, आपकी कार्बन इमिशन में फ़र्क पड़ेगा। देखिए आप कर क्या रहे हैं, आपको पता है आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान जो टॉप 10 कार्बन इमिटिंग कंट्री उसमें नहीं आता, उसमें चाइना आता है, उसमें इंडिया आता है, उसमें यूएसए आता है, क्योंकि हमारा इतना साइज नहीं है इंडस्ट्री का। लेकिन फिर भी जो आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं और आपकी जो एयर क्वालिटी है वो आप टॉप 10 में आप आ रहे हैं। देखिए अब आप इंडस्ट्रियल आपका इतना है भी नहीं, और फिर भी आप टॉप 10 में जो शहर आ रहे हैं उसमें कराची भी है, लाहौर भी है, जिसकी एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब है। तो आपको एक बात सोचना पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर अभी आपने रिसेंटली देखा ह्यूस्टन में क्या हुआ है, वो जो विंटर स्टॉर्म आया, ना उनकी बिजली थी, ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना गैस थी, ना पानी था, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल होकर बैठ गए थे। जब क्लाइमेट इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो कल को आपके साथ भी कुछ तरह इस तरह का अगर डिजास्टर हो गया तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप पहले से ही ये प्लानिंग करके रखेंगे, ये सारा सब कुछ करके रखेंगे, तो आपको फायदा होगा। वरना जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव कर लें कि वो जो क्लाइमेट चेंज करवा रहे हैं, जो ये आर्टिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं जिसमें क्लाउड सीडिंग है, हार्प टेक्नोलॉजी का यूज़ है, आप इस तरफ भी देख लें भले, तो वो आप बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे उस केस में। तो वो तो आपको आराम से आपके साथ खेल लेंगे। तो आपको ये चीज़ें पहले से करके रखनी है, और ये वो चीज़ें हैं जो आप बस प्लान करके बैठ जाएं। आप हाईवेज की बात कर लें, आप हाईवेज पे दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट बना लें, ये नहीं हो सकता, ये डूएबल नहीं है। यानी अगर कराची से मैं हैदराबाद की बात करूं तो तकरीबन 130 से 150 किलोमीटर के दरमियान है, दोनों तरफ आप ग्रीन बेल्ट बना लें, 4 से 5 फीट पे घास हो, उसमें दरख्त लगे हुए हो दोनों तरफ। ये आप नहीं कर सकते, ये सब हो सकता है। बल्कि आप हर हाईवे प्रोजेक्ट का इसको पार्ट बनाएं कि आपको ये ग्रीन बेल्ट बनानी है उसके साथ। ये आइडियाज आपके और मेरे जहन में आ रहे हैं, तो ये अर्बन प्लानर्स हैं और ये हाईवे प्लानर्स हैं और ये एनएचएस है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, एनएचए, इन लोगों के जहन में क्यों नहीं आ रही ये सब चीज़ें? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, आपको पता है, जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो आगे क्राइसिस आ रहे हैं वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। किसी को पता था कोविड-19 आ जाएगा और इस तरह का सब मामला होगा, क्योंकि सब शॉर्ट साइटेड थे, वो पता ही नहीं था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट करना कैसे है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ क्योस आ गया तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे तवज्जो देने की। हमारी पॉल्यूशन की सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है, अभी तो हम एयर पोल्यूशन की बात करें, सी पोल्यूशन का भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा है हमारा। जो हमारी मरीन लाइफ है बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो केमिकल वेस्ट है, वो डायरेक्टली बगैर प्रोसेसिंग के हम डायरेक्ट समंदर में फेंक रहे हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप क्लिफ्टन साहिल पे जाके खड़े हो जाएं, आप देखेंगे जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट भी है, जो बाकी है, वो सीधा शाह के समंदर में गिरता है। कोई उस पर बीच में रुकावट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कोई कचरा रोक नहीं, सीधा जाता है। तो आपको पता है कि जो जो सी क्रिएचर्स हैं नीचे, मेरी टाइम जो नीचे क्रिएचर्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो मर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। प्लास्टिक, आप पता है कितना प्लास्टिक आपने ऑलरेडी फेंक चुके हैं आप समंदर में। बाहर भी ऐसा ही है, वो अब सी बेल्ट को साफ करने की मुहिम हर जगह चल रही है, यूरोप में भी हो, अमेरिका में भी। आपको ये इस तरफ भी तवज्जो देनी है, एयर पोल्यूशन की तरफ भी देनी है, नॉइस पोल्यूशन की तरफ भी देनी है, बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। चूँकि इमरान खान गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुत इसलिए वाबस्ता है कि ये समझते हैं
ये कहते हैं कि हम समझते हैं एनवायरनमेंट को, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो और ज़्यादा आपकी उम्मीदें बन जाती हैं कि आप और ज़्यादा इस पे करें। और ये बिलियन ट्री सुनामी जो है वो काफ़ी नहीं होगा। मैंने आपको बताया वाटर रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन जो है हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है, अर्बन फॉरेस्ट बनाने की ज़रूरत है, और ये जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है इनको बनाने की जरूरत है। बहुत मल्टीपल फायदे होंगे, कार्बन इमिशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपकी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और जो आप एक सवाल कह रहे थे कि आम शहरी क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेस बचे, जो हमारे पास हो जगह, वहां पे हम भी प्लांटेशन करें, और हम भी अपने घरों में जो है वो कोशिश करें कि गमले रखें। जहाँ जिस जाहिर सी बात है सबके पास, कुछ बेचारे फ्लैट्स में रहते हैं वहाँ पे सनलाइट ही नहीं आती, अब वो क्या कर सकते हैं, खैर उनकी मजबूरी है। जिनके पास आती है, जिनके पास इतनी जगह है, वो इस पे जो है वो बिल्कुल काम करें और प्लांटेशन करें जहाँ हो सकता है। हमारे पास हमारे अपने ही एरिया में आपको पता है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं, अगर चाहे तो वो ही अर्बन फॉरेस्ट का काम दे सकती हैं। बहुत सारी जगह है वहाँ पे, पानी की फरावानी भी आ जाएगी, सब कुछ, लेकिन नहीं, नहीं करना तो नहीं करना। अब आप तो अंदाज, अब गवर्नेंस का आप अंदाजा तो इससे लगाए ना, तो जो गवर्नमेंट कचरा उठाने में इंटरेस्टेड ना हो, तो वो अर्बन फॉरेस्ट्री और ये इस तरह कहा जाएगा। अभी छांगा मांगा का आप बात कर लें, 1866 में ये ब्रिटिश फॉरेस्टर था, इसने उस वक्त लगा दिया था ये, तो लग गया। वरना हमारे जहन में नहीं आई थी। 1866 में एक ब्रिटिश फॉरेस्टर था, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे, उसको ही याद आ गया। इसी तरह आप मोइंजोदड़ो की जब बात करते हैं, 1928 में एक था आर्कियोलॉजिस्ट, उसके जहन में आ गया था कि यहाँ पे कुछ, यार लग रहा है यहाँ पे कुछ होगा, उसने खोद दिया। आप वरना शायद आप आज तक मोइंजोदड़ो को डिस्कवर नहीं कर पाते। जो आपका हालत चल रही है, जो आप हर चीज जो है वो शॉर्ट सर्किट होकर देख रहे हैं, तो मुश्किल ही था। तो अब आपको यहाँ से आगे निकलना होगा, आपको आगे चीजें डेवलप करनी होगी, मतलब। और शहरों की जो साइज है, कम से कम आपको वो रोकना होगा। आपके इस्लाम में भी है कि शहरों को छोटा रखो, वो इसलिए कि वो मैनेज भी हो सकेंगे और हर लिहाज से मैनेज हो सकेंगे, इकोसिस्टम वाइज भी आप देखें और वैसे भी देखें, ट्रांसपोर्टेशन वाइज भी देखें। और लेकिन आपने इतने बड़े बड़े शहर कर दिए कि कराची शहर की आबादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के करीब करीब है। वुड यू बिलीव इट? ऑस्ट्रेलिया एक, मतलब कम ऑन, एक कॉन्टिनेंट के साइज का एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, और उसकी बराबर कराची की आबादी है। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं हो रहा ना मैनेज, तभी तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बहरहाल चीज आपको सलमान भाई, समझनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह पाक ही मैनेज करवा रहे हैं। वैसे तो खैर उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनकी जो मिसमैनेजमेंट है वो तो हमारे सामने ही है। आपने इस तरह से कहा कि वो कचरा उठाने के ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो फिर उनको ये सारी अर्बन फॉरेस्ट्री और दूसरी चीज़ें किस तरीके से समझ में आएंगी। तो बस अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हम पर रहम फरमाए अल्लाह पाक, और जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो हम करेंगे, और जो हमारी कोशिश होगी हम कोशिश करेंगे हमारा पार्ट प्ले कर सकें। सलमान भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये कि वक्त की कमी है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और वो ये कि नेक्स्ट जो है वो हमारा बुक ऑफ द डे है। तो लास्ट टाइम हम जो है वो कलाम इकबाल से हमने स्टार्ट किया था उसके इंट्रोडक्शन से, लेकिन वो सही तरीके से हम बता नहीं सके थे। तो आज आप बुक ऑफ द डे में क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, आज हम उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये सिलसिला हमारा चंद वीक तक चलेगा, क्योंकि हम इसको बाकायदा प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो दोबारा से। जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको मजीद इंटरेस्ट डेवलप हो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो ज़रूर इसको टच करें, ख़ास तौर पर जो नौजवान जनरेशन है, क्योंकि कलाम इकबाल का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कनेक्ट कर सकेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है, आपको पता लगना चाहिए कि आप क्यों हैं, आपने मुल्क क्यों बनाया था, आपकी क्या हैसियत है, उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपका काम है क्या, आप क्यों यहाँ पर हैं, आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, और आपने मुल्क क्यों लिया था। जब तक आप कलाम इकबाल नहीं पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और जो नौजवान क्लियर माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आराम से प्रे बन जाएंगे उनके हाथों में, जो उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, और जो उनको, चाहे आप इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर लें, वो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जब उनको बैकग्राउंड पता ही नहीं होगा किसी चीज़ का, तो वो उसकी जद में आ जाएंगे, और उससे वो गलतियाँ करवाएंगे जैसे वो करवा रहे हैं। तो कलाम इकबाल के हवाले से हमने बहुत सरसरी तो इंट्रोडक्शन दिया था पिछले में, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखें, कलाम इकबाल का जो उर्दू पार्ट है वो 4 किताबों पर जो है वो मुश्तमिल है उनके। उनमें सबसे पहली जो किताब शाये हुई वो बांगे दरा है। बांगे दरा का मतलब है, क्योंकि इकबाल ने बहुत मायने जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। इवन अपनी बुक्स के जो टाइटल है वो इतना मायने खेज रखा है कि आपको अगर वही देख ले तो आप बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं। तो उनकी पहली बुक जो पब्लिश हुई है वो है बांगे दरा। बांगे दरा को पहले हम बता दें, 4 किताबें हैं: बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, और जो है चौथी मेरे जहन में भी आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए जी, ज़रब कलीम।
तो बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज, ठीक है। बाकी ये चार उनका जो किताबें हैं ये उर्दू किताबों पर मुश्तमिल उनका मजमूआ है। हम फ़ारसी की बात बाद में करेंगे, वो उनकी 7 किताबें अलग हैं जो फ़ारसी में हैं, उसकी हम बात करेंगे। आज हम ये 4 की बात आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और बांगे दरा पे बात करेंगे। अब इसमें से बांगे दरा का हम बात पहले करते हैं, इसका मतलब क्या है। बांगे दरा उसको कहते हैं, देखिए जब कोई काफिला जाता था और वो कहीं ठहर जाता था, पड़ाव करता था, उसके बाद जब वो उसको दोबारा कूच करना होता था या दोबारा उठना होता था तो एक बैल बजती थी और एक आवाज़ आती थी, बांग आती थी, उससे बांगे दरा कहते हैं कि भाई चलो कूच करो। एक बैल बजती थी और बोलते थे चलो कूच करो, तो सब अपना सामान वामान समेट के दोबारा से उठते थे और डेस्टिनेशन की तरफ जाना शुरू करते थे। उस जो आवाज़ है उसको कहते हैं बांगे दरा। तो ये इनका कलाम का नाम है। पहले आपको ये समझना जरूरी है, मैंने आपको कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि इकबाल को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनका किताब का नाम इतना मायने खेज है, आप इससे अंदाजा लगा लें। तो बांगे दरा सबसे पहले पब्लिश हुई और इसमें इकबाल की जो अव्वलीन शायरी है वो कंपाइल्ड है। उसमें बच्चों के हवाले से बहुत कुछ है, इसमें पहाड़ और गुलहरी और मतलब नेचर से रिलेटेड काफ़ी शायरी है इकबाल की, जो कि बहुत कम लोग जो है जानते हैं। और जो एक नॉर्मल पोइट जो शायरी करता है कि नेचर से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और वो है। और उनकी ज़्यादातर जो 1905 तक की जो शायरी है वो ज़्यादातर बांगी दरा में उसका पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि 1905 के बाद वो 1905 से लेके 1908 तक वो बाहर रहे, इंग्लैंड में और जर्मनी में। और उसके बाद की जो शायरी इकबाल की वो फिर वो डिफरेंट नौयत की है। वो आगे वाले हम जो प्रोग्राम आएंगे उसमें आपको बताएंगे, जिसमें हम बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज जो है उसको डिस्कस करेंगे, हम उसमें बताएंगे। तो बांगे दरा की जो किताब है ये सबसे पहले शाया हुई। और इकबाल, इसको हमने करने से पहले हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देना जरूर शुरू कर देते हैं कि इकबाल को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें तो पहले जो है वो प्रीरिक्विजिट के तौर पे समझनी पड़ेंगी आपको। एक तो उनका खुदी का कॉन्सेप्ट है, एक उन्होंने शाहीन को सिंबलाइज क्यों किया, और वो मुसलमानों से चाह क्या रहे थे, वो मुसलमानों को कहाँ देखना चाहते थे। ये बेसिक चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। मैं आज सरसरी तौर पे खुदी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, है बहुत वास्ट टॉपिक, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद देने के लिए। देखिए खुदी का कॉन्सेप्ट जो है ना इकबाल का, वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। खुदी से मुराद इकबाल की ये है कि आपको खुद शनासी हो, मतलब आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो, आपको सेल्फ डिस्कवरी कर पाएँ आप। और दूसरी है खुददारी, जो उर्दू का वर्ड है, यानी आपको सेल्फ डिपेंडेंसी की आदत हो, मतलब आप किसी की मोहताज ना हो, आप किसी की तरफ ना देख रहे हो अपनी चीज़ों के लिए, आप अपने से, आप सेल्फ सफिशिएंट आदमी हो, आप सेल्फ डिपेंडेंसी के कायल हो, आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ठीक है ना। यह है सेल्फ डिपेंडेंसी, खुददारी। और दूसरी है सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता हो आप कौन हो, आपको क्यों बनाया है क्रिएटर ने, आपकी आपसे वो क्या करवाना चाह रहा है, आपसे वो क्या करवाना चाह रहा है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, लाइफ को किसी पर्पस के तहत होके जीना है। ऐसे ही खाना पीना और सोना ये लाइफ का नाम नहीं है। तो खुद ही के 2 पार्ट्स हैं, खुद शनासी हो गई और खुददारी हो गई। इनके कॉन्टेक्स्ट में अब आप खुद ही का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब जितने भी इकबाल ने चीजें यूज करी हैं वो इन 2 चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज की है कि आप अपने आप, वो बार बार आपको बोलता है कि खुद ही में डूब कर पा जा राज़े जिंदगी, खुद ही में डूब कर पा जा राज़े जिंदगी, तू मेरा ना बनता ना बन अपना तो बन। बस बार बार वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। और हमारे मजहब में भी ये सीधी बात है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये इकबाल की शायरी बिल्कुल कनेक्ट हुई हुई है, आपको मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा कि आपको कनेक्ट कर देगी अल्लाह और उसके रसूल से। तो खुद शनासी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद ही को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि खुद शनासी, आप अपने आप को समझें, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको क्यों बनाया था क्रिएटर ने, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। अगर लाइफ का आपका कोई पर्पस नहीं है तो आपको डिस्कवर करें उस पर्पस को और करें। और दूसरी तरफ है सेल्फ डिपेंडेंसी, हाथ ना फैलाएं, किसी के मोहताज ना रहें, अल्लाह के मोहताज रहें, अल्लाह ताला से मांगें। वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब बनाएगा, वो आपको बताएगा, वो उससे आपको कनेक्ट होना है, वो कैसे होना है, ये चीज़ें। और खुद ही का कॉन्सेप्ट है कि इकबाल चाहते हैं कि इंसान उस लेवल पे पहुंच जाए जो कि लेवल वो है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है टाइटल अशरफुल मखलूक़ात। तो खुदी का जो बेसिकली पर्पस है इटसेल्फ वो ये है कि आपको अशरफुल मखलूक़ात बना दिया जाए, या जो इब्नुल अरबी का जो कॉन्सेप्ट है कि इंसान कामिल यानी मुकम्मल इंसान बना दिया जाए आपको। वो इंसान जिसकी जो है वो दस्तरस में जो है वो
गर्दू हो। आप इकबाल ने कहा ना, मेरा वाकया मेराज के हवाले से जो आप शेर कहा है, क्योंकि रजब का महीना भी है, उसके हवाले से बता देता हूँ मैं आपको कि सबक ये मिला है मुझे मेराज मुस्तफ़ा से कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक्सेस है हेवंस तक, आसमानों तक, वो बता रही है मुझे कि आलम बशरियत यानी जो बशर है इंसान, उसकी दस्तरस में है ये सब कुछ, मतलब वो पहुंच सकता है, उसकी पहुंच में है ये सब कुछ। तो वो पहुंच जब तक कब कैसे आएगी? जब आप अपने आप को जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप अल्लाह ताला से लौ लगाएंगे, किसी किसी की मोहताजी नहीं रखेंगे, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को की तरफ देखेंगे, उसके इश्क में मुब्तला होंगे, उसकी मार्फत में रहेंगे और अल्लाह ताला से अपनी हाजतों को करेंगे, क्योंकि वही मुसब्बिल असबाब है, वही असबाब बनाएगा। वो आप करते हुए जब जाएंगे और अशरफुल मखलूक़ात वाली जगह पे आप जाके जब बैठेंगे, जो अल्लाह ताला आपको, जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात, उस पोजीशन पे जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके अंडर में क्या क्या है, आपकी पावर्स क्या क्या है। फिर आप पे एक रियलम खुलेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, रूहानियत से जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी आपको जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो आपको रूहानियत से नहीं जुड़ने देंगे, वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगेंगे। खाओ अच्छा पियो, कंफर्ट जोन में रहो, कंफर्ट में रहो, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करो, अच्छे घर में रहो, वो सारी बातें आपको वो करेंगे जो आपकी बॉडी को कंफर्ट देती है। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि आपके रूह को क्या चीज़ कंफर्ट देती है। अल्लाह ताला ने कुरान में जिन फरमाया ना कि जो जो आपके क्लूब है, मतलब जो दिल है, उसकी जो इत्मीनान है वो अल्लाह अल्लाह के जिक्र में है। आपको बता दिया है, आपको सोर्स बता दिया है कि रूह की जो तस्कीन है वो इसमें है। तो ये यहाँ तक पहुँचाना, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिपेंडेंसी के थ्रू खुद ही जो आपको लिफ्ट करती है और आपको अशरफुल मखलूक़ात के लेवल पे पहुँचा दी है। इकबाल का मानना है कि आपको यहाँ पहुँचना चाहिए, इससे कम पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, इससे कम पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप देखें इससे कम पे जो भी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो अल्लाह ताला की दी हुई गिफ्टेड जान, ये सेंसेस, ये 5 सेंसेस और छठी सेंस वो जो स्पिरिचुअल इंसाइट वाली है, इन सब के होते हुए अगर आप वही नॉर्मल ज़िंदगी गुजार दें और खाएँ पिए और सो जाएं और वही शादी ब्याह और वो सब कुछ करके, तो मुझे एक बात बताएं ना आप, तो आपको क्या फ़ायदा? वो तो जानवर भी कर रहे हैं, वो भी रोज़ खाता है पीता है सोता है, गुजारा तो उसका हो रहा है। अगर आप ये बात करते हो तो आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाए, आपने न सिर्फ खुद बनना है बल्कि लोगों को भी बनाना है, लोगों की हेल्प भी करनी है। इकबाल कहते हैं ना कि खुदा के बंदे तो बहुत है, बनू में फिरते हैं हमारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो मतलब आप समझ लें बात कि मतलब ये तो खुदा की मोहब्बत का दावा तो बहुत करते फिर रहे हैं लोग कि हम बहुत करीब हैं खुदा से, हम शेख हैं, हम फला मौलवी हैं, हम ये। लेकिन इकबाल कहता है मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, जो प्रैक्टिकली खुदा के बंदों की मदद कर रहा होगा, उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रहा होगा, उनकी मदद कर रहा होगा, चाहे माशी तौर पर हो, चाहे उनको अपलिफ्ट कर रहा हो नौकरी दे के, मतलब मुख्तलिफ चीजें जो उनकी हर तरीके से मदद कर रहा होगा, उनकी शऊर को बेदार कर रहा होगा। सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप किसी को शऊरी तौर पर बेदार कर दो, उसके बाद उसने सेल्फ स्टार्ट हो जाना है, उसने खुद उसने मजीद लोगों को पकड़ना है। यही तो टीचर का जो वो है रोल, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? टीचर क्या करता है? वो स्टूडेंट को पैसे तो नहीं देता, माशी मदद तो नहीं करता उसकी, ऐसे बिल्कुल या ऐसे। उसको कोई और तो नहीं है। वो क्या करता है? वो उसका शऊर बेदार कर देता है। और तमाम अंबिया जो है वो, बाकी सब चीजें तो थे ही थे, वो टीचर जरूर थे। ये चीज अल्लाह ने उन सब में कॉमन रखी है। तबलीग करने जाते थे, टीच करते थे ना, प्रीच करते थे ना, ये चीज कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखें कि शऊर जो है आपका, जो भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो स्टीवन कोवेब होता है कि हर बंदे का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाके इंजेक्ट कर दें बात, एक लर्निंग का इन्वायरमेंट बना दें, एक क्रिटिकल थिंकिंग का इन्वायरमेंट बना दें। सोचे तो सही कि आप आए क्यों हैं, वाई वी आर हियर, ये सवाल पे तो गौर करें ना कोई। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं इसी हवाले से कि एक दफ़ा आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि अगर आपको खुदा का सामना हो जाए तो अगर आपको कोई एक सवाल करना होगा खुदा से, आप क्या सवाल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो साइंटिस्ट था और बड़ा रैशनल सवाल बनता भी है उसका, उसने कहा कि मैं खुदा से सवाल करूंगा कि आपने ये कायनात कैसे बनाई, हाउ डिड यू मेक दिस यूनिवर्स। तो उसी दौरान आइंस्टाइन ने सेकंड थॉट ली और कहने लगा कि अगर सवाल करने वाले से कहा कि अगर मैं यही सवाल बदल दूं, उसने कहा हाँ सवाल बदल दो आप, लेकिन सवाल एक ही आप कर सकते हो खुदा से अगर आपको मौका मिले तो। उसने कहा कि मैं खुदा से ये सवाल करूंगा कि आपने क्यों ये कायनात बनाई। इवन एक साइंटिस्ट होते हुए भी आइंस्टाइन के जहन में भी ये बात आई कि क्यों बनाई खुदा ने ये कायनात। हालांकि उसका तो सवाल ये वाला बनता था कि कैसे बनाई, क्योंकि साइंटिस्ट तो इस बात पे इंटरेस्टेड है कि भाई कैसे मॉलिक्यूल्स बने, एटम क्या हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी जो थे कि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो कि वो चीज एक एटम फटी उससे सब चीजें बिखरी। नहीं, उसने बोला वाई,
मैं ये सवाल करूंगा खुदा से कि आपने क्यों बनाई। तो ये जो वाई का सवाल है ना, ये हर बंदे के जहन में होना चाहिए कि हमें खुदा ने क्यों भेजा है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस होगा, लाजिम कोई पर्पस है, वो हमें डिस्कवर करना है। मौलाना रूमी बोलते हैं हर बंदे का एक पर्पस है, उसके दिल में रख दिया गया खामोशी से, ओवर द इयर्स उसको डिस्कवर करना है हर बंदे का। तो वो अपनी लाइफ गुजार देता है कभी कभी उस पर्पस को डिस्कवर, और जिसने वो पर्पस डिस्कवर कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, वो आप देखते हैं वो हाइट्स अटेंड करता करता कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और वो अशरफुल मखलूकात की फिर वो उस टाइटल पे पहुंचता है। और फिर ना सिर्फ वो खुद नहीं काम करता, इब्राहिम मास्लो की जो थ्योरी है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बंदा पहुंच जाता है, उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अब अपने लिए नहीं जी रहा होता, वो दूसरों के लिए वो जी रहा होता है। दूसरों के तो लिए यहाँ तक आपने बोला है। और इकबाल का जो खुद ये कॉन्सेप्ट है वो सारा इसके बारे में। बांगे दरा से मैं आपको एक जो चंद अशार है वो जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बांगे दरा की बात हुई है, और जो मेरे दो जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो ये है कि बरतर अंदेशा सूदो ज़ियाँ ज़िंदगी है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है ज़िंदगी। यानी बरतरस अंदेशा सूदो ज़ियाँ ज़िंदगी का मतलब है कि ज़िंदगी मुनाफा और नुकसान से आगे की चीज़ है, उसे आगे देखिए। आजकल हम देखते हैं एक छोटी जो हम कहीं जाते हैं, कहीं सोशल इंटरेक्शन, ज़रा सी सोशल इंटरेक्शन होती है, हर बंदा ये देख रहा होता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इस कन्वर्सेशन से भी मेरा क्या फ़ायदा है, इस डीलिंग से मेरा क्या फ़ायदा है। नहीं, इकबाल कहते हैं बढ़ता दर अंदेशा सूद और ज़ियाँ ज़िंदगी। सूद फारसी में मुनाफे को बोलते हैं, उर्दू में सूद को बाकायदा सूद की शक्ल में लिया जाता है, फारसी में जो सूद है वर्ड वो फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा, और ज़िया मतलब नुकसान। तो कह रहा है बढ़ता दर अंदेशा है सूद और ज़ियाँ ज़िंदगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आगे बढ़ के सोचो यार, मतलब इससे आगे की जिंदगी है, जिंदगी जैसे हम इससे आगे कहते की हैं कि चीज है। हाँ, इससे आगे की सूदमंद, बिल्कुल आपने सही बोला। तो इससे आगे की चीज है कभी जान और कभी तस्लीम जान जिंदगी। कभी जीने का नाम भी जिंदगी है और कभी जान देने का नाम भी जिंदगी है। कभी लोग जान दे के भी जैसे शहीद होते हैं, वो जान देकर भी अमर हो जाते हैं। तो ये इकबाल, आप जब मैंने आपको कहा कि इकबाल आप पढ़ेंगे तो फिर आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा शेर बस उस्मान आखिरी में भाई, कर दूं। ये तो हमारे प्रोग्राम्स बहुत कम पड़ जाएंगे, मतलब इकबाल को तो समझने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम चाहिए हमें। और हमने, यकीन करें अहमद, अभी हमने सरफेस को भी टच नहीं किया है। अभी तो हमने खुद ही का सरसरी कॉन्सेप्ट बताया। अगले दफ़ा हम शाहीन की इंपॉर्टेंस बताएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है हमारी कौम का। आहिस्ता आहिस्ता एक शेर आखिरी सुना दूं। जी बिल्कुल। इकबाल का शेर है, तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया। तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, तो मुझे भी फाश कर दिया। तो इकबाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है नौजवान के लिए। आज हमने सरसरी तौर पर बांगी दरा का इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी एक बहुत फेवरेट नज़म भी थी, मैं सुनाना चाह रहा था, हम रिकमेंड कर देते हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। सरगुज़िश्त आदम, ये बांगे दरा से हम हर दफ़ा आप क्या करेंगे, आपको एक बहुत फेवरेट जो होगी उस बुक की, जो बहुत फेवरेट मेरी जो नज़म होगी, मैं हम आपको वो रिकमेंड कर देंगे। आप ज़रूर जाके पढ़िएगा आपके होमवर्क के तौर पर। सरगुज़िश्त आदम आप ज़रूर पढ़िएगा। सरगुज़िश्त आदम का मतलब है कि आदम की आप बीती। इकबाल ने एक लंबी जो ये पोएम लिखी है और इसमें बताया है कि आदम ने क्या क्या किया ओवर द ईयर्स। तो एक बहुत ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग एक पोएम है सरगुज़िश्त आदम, और ये मैं बांगे दरा से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आज आपका होमवर्क है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा आपका टाइम। हमने व्यूअर्स को हम रिकमेंड कर रहे हैं बांगे दरा में से। इससे नाम जब बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज को जब करेंगे, हर से एक एक हम करते जाएंगे और सरफेस टच करते जाएंगे इंशाल्लाह। 4 प्रोग्राम के बाद जब हम बुक रिव्यू कर रहे होंगे तो हम इकबाल का उर्दू मजमुआ जो है वो उसको इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे, फिर हम उसके फारसी पे जाएंगे और वो उससे ज़्यादा गहराई है। ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही रख लेंगे, आप अरेबियन सी से जो है ना फिर इंडियन ओशन में एंटर हो रहे हैं और उसके बाद पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक में, तो आप गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला मामला है। तो अभी हम आपने बिल्कुल सरफेस टच किया, और आप ये सरगुज़िश्त आदम जो है, जो आदम की आप बीती है, आदम अपनी आप बीती खुद बता रहे हैं, ये पोएम आज की आपकी रिकमेंडेशन है, आप ज़रूर पढ़िएगा बांगे दरा में से। आपके पास किताब नहीं है, बहुत कोई मसला नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आप जाएं, सिर्फ लिखें सरगुज़िश्त आदम बांगे दरा, आपको उर्दू, रोमन में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सब कुछ आ जाएगा। आराम से जाके आप पढ़ें और आपको ये विजडम ऑफ डोज की तौर पर जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप इस पर ज़रूर काम करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जो इविल फोर्सेस हैं वो पूरी तौर पे जो है तुल चुकी हैं डिस्ट्रक्शन पे। सिर्फ हमारा कंसर्न ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो रहमानी क़ुव्वतें हैं, वो आइसोलेशन में ऑपरेट कर रही हैं, वो जमा होकर ऑपरेट नहीं कर रही। ये मेरा कंसर्न है, यही हमारा कंसर्न है। जो इविल फोर्सेस हैं वो तो हैंड इन ग्लव्स हैं एक दूसरे के साथ,
लेकिन आप देखें जो हमारी रहमानी कुव्वतें हैं, जो अच्छा करना चाह रहे हैं, वो बेचारे सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं, उन सबको जमा होने की ज़रूरत है। अगर वो जमा हो गए तो यकीन मानिए एविल फोर्सेस कितनी भी बढ़ जाएं, आपको पता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है वो मिट जाता है, जो मर्जी हो जाए, बस हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो अच्छी फोर्सेस है वो मिलकर काम करें तो एविल फोर्सेस कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अहमद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बांगे दरा की आपने बात की। एंड हैविंग सेड दैट, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि आपने कुरान पाक को हमेशा से जो है वो सुपीरियर रखना है, वही सबसे ज़्यादा जो है वो एक जामे किताब है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार उसमें है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको उसको फॉलो करना है, उसको हमेशा सुप्रीम रखना है। और देन सप्लीमेंट्री में जो है ना वो आप ये तमाम तर चीज़ें पढ़ सकते हैं, सो दैट कि आप बेहतर तौर पे तमाम तर चीज़ों को समझ सकें। आप कुरान पाक जितना भी, जिस तरह सलमान भाई कहते हैं हमेशा कि जितना भी पढ़ें, दिन में थोड़ा भी पढ़ें, आप कुछ कुछ उसकी लाइनें भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, उसकी तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि वही जो है वो एक ट्रुथ है और उसी के ऊपर ही हमने रहना है और उसी से ही हमें तमाम तर कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आज की एपिसोड नंबर 13 आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, सेम टाइम इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए आप ट्विटर पे उनकी आईडी जो कि नीचे टिकर पे भी चल रही है, सलमान _सैयद पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे ट्विटर पे फॉलो करने के लिए अहमद जलील मेरी आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। facebook.com/तुरफा तमाशा हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। दिस इज अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।